हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अध्याय 5 ना। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस पे किसके बारे में अध्ययन करना है हम लोगों को? कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। आप लोग तो कोयला जरूर देखे होंगे अपने घर पे। लकड़ी जलाने के बाद उससे जो बचता है काला वाला वो कोयला होता है, ठीक है। और कोयला जमीन के नीचे भी से भी निकलता है। जब आप कभी ट्रेन से यात्रा किए होंगे तो वहाँ पे कोयला देखे होंगे। और पेट्रोल तो हर कोई देखा है। पेट्रोलियम से बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। सबको दिख रहा है अच्छे से? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। देखो, हम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, उनके लिए हम लोग विभिन्न पदार्थों को किस में उपयोग में लाते हैं अपने जीवन में, ठीक है। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखो, उसमें से कुछ कहाँ पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है। और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। हम लोग जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमें प्रकृति देती है खुद से, और दूसरा क्या होता है? हम लोग बनाते हैं उसको, हम लोग स्वयं निर्माण करते हैं उसको, ठीक है। मानवीय प्रयास से वे बनते हैं। तो देखो, जो प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं बनती है और जो मानव द्वारा निर्मित है, उन दोनों की एक क्या बनाना है? सूची बनाना है। आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप लोग इसको अपने घर पे बनाएंगे। आगे देखिए, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? जो सूची आपने बनाया तो प्रकृति के द्वारा ये वस्तुएं बनाई जाती है। वायु जो है हम लोग नहीं बनाए हैं, इसको तो प्रकृति बनाई है, तो इसको प्रकृति निर्मित हम लोग बोलेंगे। दूसरा जल है, जल को भी कौन बनाया है? प्रकृति बनाई है। तीसरा मृदा को भी प्रकृति। तो जो प्रकृति वाला लिस्ट है उसमें लिख सकते हैं। मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, पेन है, इसको कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं, तो इसको मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं, मनुष्य बनाया है, तो इसको मानव निर्मित में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। यहाँ पे एक डिफिनीशन दिया गया है प्राकृतिक संसाधन का। किसका डिफिनीशन लिखा गया है? प्राकृतिक संसाधन का। कहता है कि वायु, जल, मृदा और खनिज, ठीक है, ये सभी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब वो ऐसे तमाम संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते हैं, कौन सा संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हमारे आसपास हैं, जैसे हम लोगों के पास क्या है? पानी है, हवा है, कुछ खनिज हैं, तो क्या हम लोग, कोयला है, अब वन है, तो क्या इसका हम लोग हमेशा उपयोग कर सकते हैं? इसके बारे में भी हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। पहले स्क्रीन को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। विजिबल है सबको? चलो इसको लॉक कर लेते हैं। देखो, कहते हैं क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? देखो, कुछ जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे हम लोगों के क्रियाकलाप के द्वारा क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, वो उसका तुम कितना भी उपयोग कर लो, अभी वो खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरह से जो हवा है, वायु, वो भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जैसे जंगल का हम लोग जिस तेजी के साथ काट रहे हैं जंगल को, ये कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। आगे चलो इन सारी बातों के बारे में भी और अच्छे से विस्तार से समझते हैं। कहता है जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? सीमित और असीमित, यहाँ पे दो शब्द है। ये असीमित का अर्थ होता है मतलब जो जल्दी से खत्म न हो ना, असीमित संसाधन का बात चल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो जल कैसा है? जल कैसा संसाधन है उसके बारे में पूछ रहा है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले को हम लोग कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय का तात्पर्य है जिसका कभी क्षय न हो। क्षय मतलब जो कभी समाप्त न हो ना, अक्षय का अर्थ यही होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या लिखता है? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब इतना अधिक है कि तुम कितना भी उपयोग करोगे तो ये खत्म नहीं होगा, और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले
नहीं है, और हम लोगों की एक्टिविटी, हम लोगों के उपयोग से ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जो मानवीय उपयोग के बाद भी समाप्त न हो, उसको हम लोग अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो यहाँ पे देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, अभी हम आप लोगों को बताए थे, यही दो एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है। चलो आगे देखते हैं। अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, वैसे प्राकृतिक संसाधन जो हम लोगों के उपयोग के कारण क्या हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका भी एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। कैसे है ये? सीमित प्राकृतिक संसाधन है ना, सीमित मतलब जिनका उपयोग के बाद कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये जो तुमको एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल किसके हैं? सीमित प्राकृतिक संसाधन के। जैसे जंगल का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। वन्य जीव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उनको मार रहे हैं, धीरे धीरे ये समाप्त हो सकते हैं। खनिज का भी उपयोग कीजिएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे, कोयला भी समाप्त हो रहा है, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी। ये सब क्या है? सीमित संसाधन है हमारे पास। ठीक है इनका। चलो आगे देखो, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या है, यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और खुद से समझिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग इधर। इस क्रियाकलाप में यही समझाया गया है कि कौन सी वस्तु जल्दी से खत्म हो जाएगी और कौन सी वस्तु जल्दी से खत्म नहीं होगी। आगे देखो, मान लीजिए, अब देखो यहाँ पे पात्र दिया गया है बच्चों को कुछ सामान रखने के लिए। उसमें क्या है? खाद्य पदार्थ हैं, कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं, जो खाद्य पदार्थ उसमें जो क्रियाकलाप में बताया गया। तो उस क्रियाकलाप को आप लोग पढ़ेंगे। उसमें भी यह समझाया गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हम निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे आने वाले भविष्य में। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। अब देखो क्या है, हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, समाज के लोगों का चुनाव अलग अलग चीज़ों का होता है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है तो कोई किसी चीज़ को पसंद करता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें से कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे, नज़दीक भविष्य में खत्म हो जाएंगे, जबकि कुछ दूसरे समूह के लोग उस प्राकृतिक संसाधन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो, जब एक पात्र में भोजन रखा रहता है और मान लो वहाँ पे 4 मित्र हैं। ठीक है, तो एक मित्र हो सकता है कि उस भोजन को खाए और बाकी बचा हुआ 3 और मित्रों में बांट दे। लेकिन कोई अगर लालची बच्चा है तो क्या करेगा? पूरे भोजन को अकेले ही खा जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का कुछ प्राकृतिक संसाधन का हमारे पास सीमित भंडार है। जैसे कोयला हम लोगों के पास कम मात्रा में उपलब्ध है। अब मान लो कि हमारी जो पीढ़ी है, अभी जो हम लोग हैं, पूरे कोयले का उपयोग कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए कोयला बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसी बात को वहां पे समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कोयला है, पेट्रोल है, इन सबों का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, मतलब जो सजीव है ना, जैसे पेड़ पौधे के मरने से या समुद्र में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के नीचे दब जाने से जमीन के भीतर, इनका निर्माण होता है जीवाश्मों से। ठीक है, होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। और ये बात समझ में, कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा जाता है? प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। इसका उत्तर कहाँ पे लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं कोयला। अब हम लोगों के पास सबसे पहला है 5.1, वह है कोयला। अब हम लोग किसकी कहानी पढ़ेंगे? कोयला के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, कैसा इसका अक्षय भंडार है या यह सीमित है? तो यह सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। कुछ दिनों तक अगर हम निरंतर कोयला का प्रयोग करते रहेंगे तो कोयला क्या होगा? धरती से समाप्त हो जाएगा ना। इसी कोयला की कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आपने कोयला देखा होगा, हम सब कोयला देखे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मम्मी से कह सकते हैं कि थोड़ा कोयला हमको बना करके दिखा दो। आपने कोयला देखा होगा या इनके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, ये किसके जैसा होता है? कोयला पत्थर जैसा कठोर होता है और काले रंग का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है ना, होता है। चलो आगे देखो, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कोयले की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी कहानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग कोयले की कहानी पढ़ने जा रहे हैं।
कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, इसकी कहानी पढ़ेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, कितना होता है, 10 लाख। तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। जो निचले जलीय क्षेत्र थे ना, वहां पे क्या थे, बहुत सारे घने वन थे। जैसा कि अभी भी बहुत जगह पे जंगल है, तो इसी तरह के जंगल थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, और क्या हुआ कि उसमें बहुत तेज धरती पे बाढ़ आता था, तो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये मृदा के नीचे दब गए। अब जो उस समय के जंगल थे ना, वो कहाँ पे दब गए, भूमि के नीचे, मतलब जो मिट्टी है मिट्टी के नीचे दब गए। उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने से अब क्या होता है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ते गया समय के साथ, तो क्या हो गया, मिट्टी के नीचे बहुत नीचे तक दबते चले गए, ठीक है। तो उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपिंडित हो गए। और संपिंडन का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत दबा देना, बहुत कस के दबा देना। जैसे नहीं देखते हो, कोई चीज के ऊपर जितना ही भार हम लोग चढ़ाते जाते हैं तो उतना ही दबते जाता है। इसका उदाहरण तुम लोग समझ सकते हो, जैसे तुम्हारा जो किताब होगा ना, किताब के भीतर कोई पत्ती को रख दो, किसी पेड़ पौधे के पत्ती को क्या करो, उसके भीतर लगा दो, या फूल को लगा दो, ठीक है, और उसके ऊपर 4-5 किताब लगा करके छोड़ दो कुछ दिनों तक, तो क्या देखोगे, उसके भीतर जितना पानी है वो बाहर निकल जाएगा और जो पत्ती है एकदम सूखा हुआ तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से ये पेड़ पौधे भी कहाँ, भूमि के नीचे दब गए। और क्या हुआ आगे, जैसे जैसे वे गहरे होते गए, मतलब भूमि के नीचे ज़्यादा नीचे दबते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया और टेम्परेचर भी क्या होने लगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, ठीक है। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे और ये जो मरे हुए पेड़ पौधे थे, उनको किस चीज का सामना करना पड़ा, उच्च ताप का और उच्च दाब का। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रही है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात है, जो कोयला होता है ना, कार्बन, कोयला किस चीज से बना होता है, मुख्य रूप से यह कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से, ठीक है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पे दिया गया है, कार्बनीकरण क्या होता है, तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बनीकरण को परिभाषित कीजिए या कार्बनीकरण पे टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पे कहिएगा, इसका जो उत्तर होगा कि मृत वनस्पति, कोई भी जो वनस्पति है मतलब पेड़ पौधा है, उसके मर जाने के बाद क्या होता है, धीमी प्रक्रम द्वारा उसके कोयला में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। चलो आगे, तुम लोग कमेंट करके हमको जरूर बताना तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं ना। अगर कोई दिक्कत लगे तो जरूर इंप्रूवमेंट के लिए हमको बताना कि सर ऐसे बताइए, तो मैं उसी तरह से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर कीजिए ताकि और भी सारे बच्चों को फायदा हो सके। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। जो कोयला होता है किस चीज से, वनस्पति से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पहले भी तुम लोगों को जीवाश्म ईंधन के बारे में हम समझा चुके हैं। तो जो भी चीज किससे, वनस्पति वगैरह से बनता है या जीव जंतुओं के बनने से, उनके अवशेषों से बनता है, वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला भी एक किस प्रकार का ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। चित्र 5.2 में एक कोयले का खान को दिखाया गया है। अब देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ अगल बगल में बहुत सारा कोयले का खान है, तो बहुत बार मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ। आप लोग हो सकता है मेरे कुछ प्यारे बच्चे उसको नहीं देखे होंगे, हालांकि एनसीईआरटी का जो फिगर है वो उतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक कोल माइंस के बारे में बताया गया है, कोयले के खान को दिखाया गया है, ठीक है। आप लोगों के अगर अगल बगल में कोई कोयले का खान हो तो आप हमको कॉमेंट करके बताइएगा कि कौन सा कोयले का खान आप लोगों के घर के आसपास में है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं आगे। कहता है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। देखो कोयला को क्या करते हैं, कोयला में जब हम लोग आग लगाते हैं ना, मतलब गर्म करते हैं उसको, तो क्या होता है, वो जलना शुरू कर देता है। क्या होता है, जलने लगता है। मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है अलग अलग चैप्टर पे, तो जो दहन चैप्टर पे वीडियो बना हुआ है ना, उसको जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, तो ये चैप्टर समझने में और सहूलियत होगा, ठीक है। कोयला क्या है, जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब कोयला जलेगा तो कोयला में क्या होता है, कोयला में होता है कार्बन, और ये किससे, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है ना, CO2 बनाता है, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। यही बात कहा गया है कि कोयला को जब मुख्य रूप से गर्म किया जाता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यहां तक क्लियर है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा, अब देखो एक और बात यहां पे समझाया गया है कि जो उद्योग धंधा होता है ना, वहां पे कोयले के प्रक्रमण, अब प्रक्रमण शब्द यहां पे है, मतलब उनको दूसरे चीज में कन्वर्ट करके, मतलब बदलाव करके कोयले में, ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग करके, उसको इंग्लिश वर्ड तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कोयले का क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कोयला से निम्नलिखित चीजों को बनाया जाता है फैक्ट्री में। उस क्या क्या बनाया जाता है, पहला तो कोक बनाया जाता है, दूसरा बनाया जाता है कोल तार, दूसरा क्या बनाया जाता है,
कोलतार बनाया जाता है, और तीसरा बनाया जाता है कोयला गैस। तो कोयला से फैक्ट्री में किन किन चीज़ों का निर्माण हो सकता है? पहला हो सकता है कोक का, दूसरा कोलतार का, और तीसरा कोयला गैस का। इन बातों को समझ रहे हैं आप? चलो सबसे पहले हम लोग इसमें से सबसे पहले वाले को पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोक। क्या नाम है इसका? कोक नाम है। इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। कोक किस चीज से मिलता है? तो बताइएगा कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा हम लोगों को कोक मिलता है। पहला बात तो यहां तक समझ में आ गया। यह एक कठोर, एक ऐसा होता है कठोर पदार्थ है ना, कोक जो है कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। संरंध्र मतलब इसके भीतर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं ना, संरंध्र। और काला पदार्थ है, किस तरह का? ब्लैक कलर का होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अब देखो तुमको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बन का शुद्ध रूप कौन है, और उसमें एक ऑप्शन में अगर कोक दिखे तो उसको टिक मार देना, उसको टिक मार देना कि कोक जो है वो क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है ना, कोक। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जो कोक है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, जो इस्पात बनता है ना उसके औद्योगिक निर्माण में होता है, और बहुत से अन्य धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो आगे समझते हैं। अगला है मेरा जो आगे वाला है वो है कोलतार। किसके बारे में पढ़ना है? कोलतार के बारे में, ठीक है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। देखो पहले रोड वगैरह बनता था ना जी, तो रोड बनते समय देखते थे पीच उस पर डाला जाता था, देखते थे ना ब्लैक कलर का, उसका कभी गंध सूंघ के देखो कितना बदबूदार महकता है। अरे ये बात समझ में? तो ये भी जो कोलतार है ना बहुत अप्रिय गंध वाला, मतलब बहुत बदबूदार होता है। और कैसा रंग का होता है? ये होता है काला गाढ़ा द्रव, ब्लैक कलर का गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर वाले चाचा जी जो दिख रहे हैं, ये अकेले नहीं है, इनके पास 200 अन्य तरह के पदार्थ भी शामिल हैं, ठीक है। ये 200 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है कौन? कोलतार का बात चल रहा है ना। चलो आगे देखो। अब हम इधर थोड़ा सा आते हैं, आप लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके। चलो सबको दिख रहा है? चलो देखो यहां से, तो कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? 200 प्रकार के अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग, अब देखो कोलतार का उपयोग कहां पे होता है? कोलतार का उपयोग कहां पे होता है इसको समझेंगे। उपयोग के बारे में, किसका? कोलतार के हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। कहता है कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में होता है। ये विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण इससे होता है, किससे? कोलतार के माध्यम से। पहला संश्लेषित रंग, जो फैक्ट्री में रंग बनाया जाता है ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा औषधि बनाने में, बहुत तरह के मेडिसिन के निर्माण में कोलतार का प्रयोग होता है। विस्फोटक बनाने में, मतलब जो बम बनता है ना, बम छोटा पटाखा, उसको बनाने में भी कोलतार का उपयोग होता है। उसके बाद सुगंध, जो परफ्यूम बनाते हैं ना परफ्यूम, उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेंट के निर्माण में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका बहुत सारा उपयोग है कोलतार का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अरे ये बात समझ में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखो रोचक तथ्य। रोचक तथ्य है कि मोथ और अन्य कीटों, किसकी बात चल रही है? मोथ, छोटा कीड़ा का। मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोली, फिनाइल की गोली की बात सुने हैं ना, तो नैप्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो किस चीज से बनती हैं? कोलतार से बनती है। किससे बनती है? कोलतार से बनती है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से। आगे देखो, आजकल देखो पहले क्या होता था? कोलतार का प्रयोग किया जाता था सड़क बनाने के लिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का। कोलतार का प्रयोग करना लोग बंद कर दिए, कम कर दिए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में कोलतार के जगह पर किस वस्तु का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में, तो उसका उत्तर लिखना है बिटुमेन का। किसका? बिटुमेन का। और बिटुमेन किसका उत्पाद है? बिटुमेन देखो जो है ना कोयले का उत्पाद नहीं है, बिटुमेन पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है, बिटुमेन ना। चलो आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कोयला गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयला गैस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, जिसमें कोयला से हम लोग कोक बनाते हैं ना, कोक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस समय क्या निकलता है? उस समय कोयला गैस प्राप्त होता है। हम लोगों को एक गैस वहां पे निकलता है, उस गैस का नाम क्या है? कोयला गैस। जैसे तुम लोग क्या करते हो, कागज को जलाते हो ना, तो कागज जलाते हो तो
आग तो निकलता ही है, लास्ट में राख बचता है, साथ में कुछ गैस भी तो निकलता है। ठीक इसी तरह से जब कोयला का प्रक्रमण किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, कोक तो बनता ही है, साथ में कुछ गैस भी उत्पन्न होता है, और उस गैस को क्या कहते हैं, कोयला गैस हम लोग कहते हैं। उसको स्टोर करके रख लिया जाता है ना। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका जो कोयला प्रक्रमण संस्थान के अगल बगल में चलने वाले छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें किस चीज़ का काम आता है, ये वहाँ पे ईंधन के रूप में कार्य करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो, लंदन में 1810 में, एक लंदन नाम का शहर है, ठीक है, वहाँ पे 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। मैं जब छोटा था ना, तो मेरे घर में एक गोबर गैस लगा हुआ था, गोबर गैस, ठीक है। तो गोबर के गैस में फिलामेंट बांध करके ऊपर, और उससे क्या जलाया जाता था, लाइट किया जाता। तो मैं ये देखा हूँ, लेकिन ये वाला मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है, ये वाला बहुत पुराना है, गोबर गैस वाला मैं देखा हूँ ना। हो सकता है आप लोग भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कि गोबर गैस कैसे बनता है, ठीक है, और कैसे गोबर से फिर गैस प्राप्त किया जाता है और उससे लाइट जलाया जाता है। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहता है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में किस में, 1820 के आसपास, 1820 ईस्वी की बात चल रही है, के आसपास कोयला गैस का उपयोग, सबसे पहले कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार किस लिए किया गया था, सड़कों पे लाइटनिंग करने के लिए। आजकल तो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है ना हर जगह, सड़क पे लाइट के लिए, लेकिन उस समय इसी से ये गैस रहता था, और क्या रहता था, पाइप लगाया हुआ रहता था सब जगह, और पाइप के माध्यम से ये गैस जाता था, और छोटा सा उसमें ऐसे ऐसे लटका हुआ रहता था, और इसमें फिलामेंट लगा होता था कपड़े का, ठीक है। वो फिलामेंट क्या करता था, उसमें माचिस से शाम को या फिर एक दिया होता था, उससे सब में क्या करते थे, लाइट जलाते चले जाते थे, और इससे क्या होता था, पूरे स्ट्रीट में लाइट होता था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय, आजकल अब रोशनी के लिए इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक है हर जगह। इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में होता है, मतलब इससे आग निकालने के लिए प्रयोग में आता है, ताकि किसी चीज को गर्म किया जा सके ना। चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं पेट्रोलियम की कहानी। किसकी कहानी अब हम लोगों को पढ़ना है, पेट्रोलियम की कहानी पढ़ेंगे। अब हमारे पास है पेट्रोलियम ना। चलो देखो, कहता है कि आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, देखो जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है ना, उनमें ज्यादातर किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे तुम देखे होगे कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं, स्कूटरों में जो स्कूटी होता है उसमें भी पेट्रोल डालते हैं। अब तो स्कूटर का जमाना खत्म हो गया, अब तो स्कूटर है नहीं। कारों में भी पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, हालांकि कुछ कार जो है डीजल से चलने वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर पेट्रोल से ही चलते हैं। अब जो भारी इंजन वाले जो होते हैं गाड़ियां, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है, डीजल को काम में लिया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, और ये दोनों चीज, पहला पेट्रोल, पहला किसका बात चल रहा है, पेट्रोल का, और दूसरा किसका बात चल रहा है, डीजल का। ये दोनों जो ईंधन है ना, ये किस चीज से प्राप्त होते हैं, ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये दोनों चीज किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। जब भी कोई तुमसे पूछे कि पेट्रोल और डीजल किससे प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोत से, जिसका नाम है पेट्रोलियम। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, ये यहां से यहां तक है, ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति, अब देखो ये जो पेट्रोलियम शब्द है ना, कौन सा शब्द है यहाँ पे, पेट्रोलियम कौन सा शब्द है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं ताकि अच्छे से दिख सके तुम लोगों को। चलो दिख रहा है सबको। चलो देखो, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, किस वर्ड से हुई है, पेट्रा। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है पेट्रा। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चट्टान से। क्यों चट्टान से हुई है, तो इसलिए, और यहां पे एक और शब्द है, पहले इसको समझ लेते हैं। ओलियम, क्या लिखा हुआ है, एक तो है पेट्रा, पेट्रा का अर्थ है चट्टान, और दूसरा है ओलियम, ओलियम का अर्थ है तेल, से हुई है। अब ऐसा क्यों है, इसको देखो, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाले जाते हैं। जो पेट्रोल जब निकाला जाता है ना, तो क्या किया जाता है, हमारे जमीन के नीचे तो सिर्फ चट्टान है, पत्थर है, ठीक है, कुछ नीचे तक जाने के बाद मिट्टी खत्म हो जाती है, पत्थर मिलता है। उस पत्थर में छेद करके, ड्रिल करके, और उनके भीतर से पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है, पेट्रोल को। तो इसीलिए इसका नाम इन लोग सोच के रखा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रा का अर्थ है चट्टान, और ओलियम का अर्थ है क्या, तेल ना। तो इससे बनाइए पेट्रोलियम शब्द से हुई है, ठीक है। जो हम लोग पेट्रोलियम जेली का आप नाम सुने होंगे, जो लगाते हैं ना वैसलीन चेहरे पे, वो किस चीज से मिलता है, पेट्रोलियम से, इसलिए तो उसका नाम है पेट्रोलियम जेली। कौन सा जेली, पेट्रोलियम जेली। चलो आगे देखो, कहता है
क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? आप लोगों को पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो समुद्र में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं, उनसे इनका क्या होता है, निर्माण होता है। जब ये जीव मृत हो जाते हैं, जब समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव जब मर जाते हैं, तो क्या होने लगता है, वो जमीन पे बैठते जाते हैं, मर मर के बैठते जाते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, एक दो तो होते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो उनका एक लेयर बन जाता है ऐसे ना, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा लेयर बन जाता है समुद्र में, ठीक है। समुद्र में रहने वाले जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए गए। और समुद्र में जो रेत बह बह के आता है, उसके द्वारा इसके ऊपर क्या होने लगा, रेत जमने लगा, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, अब इस पे दाब और ताप बढ़ने लगा, वहां पे मतलब प्रेशर बढ़ने लगा। तो उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को किसमें, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। जैसे कि कोयला के निर्माण में हम लोग पढ़े थे ना, कोयला के निर्माण में भी तो यही हुआ था। वहां पे क्या था, उच्च ताप था और उच्च दाब था, जिसके चलते क्या हुआ, ये जो मृत जीव हैं ये पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में क्या हो गए, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। जैसे कोयला परिवर्तित हुआ, तो वहां पे भी जो क्या थे, वनस्पति क्या थे, जमीन के नीचे ढक दबने के कारण क्या उच्च ताप और उच्च दाब से कोयला में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ पे जो समुद्री छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव हैं, वो मरने के बाद समुद्र के नीचे बैठ गए तलछटी में, और उसके ऊपर से बालू मतलब रेत चढ़ गया, और उसके ताप और दाब के कारण किस चीज में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो गए। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को पहले देख लीजिए आप लोग, उसके बाद तो आगे की चर्चा हम लोग करेंगे ना। देखिए एक यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र में क्या समझाया गया है उसको पहले समझो। कहा गया है कि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, ये इसमें दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ड्रिल किया गया है, यहाँ पे दो पाइप डाला गया है। ये कौन सा, दो पाइप, एक मिनट रुको, ये दो पाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये दो पाइप डाला गया है। अभी क्या है, अप्रवेश से चट्टान, मतलब वो ऐसे चट्टान है नीचे पे जिनमें नहीं जाया जा सकता, नीचे छेद नहीं, फिर भी क्या किया गया, मशीन के द्वारा ड्रिल करके भीतर। सबसे ऊपर में क्या है, सबसे पहला लेयर पे गैस रहता है, क्योंकि गैस क्या होता है, हल्का होता है, हल्का चीज ऊपर उठ जाएगा ना जी, तो सबसे ऊपर क्या होता है, गैस चला जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तेल रहता है, तेल रहता है। उसके बाद क्या है, तैलीय चट्टान है ना, तैलाश से चट्टान, इसको कैसा चट्टान बोलते हैं, तैलाश से चट्टान। और लास्ट में जल रहता है, जल सबसे नहीं, सबसे नीचे चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से एक फोटो में दर्शाया गया है। अब चलो ऊपर क्या दिया गया है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबको दिख रहा है, बोर्ड एडजस्ट है। चलो यहाँ पे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों ना। हाँ तो हम लोग चित्र 5.4 समझ लिए हैं। देखो इसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, जो अभी हम लोग चित्र के बारे में चर्चा की है वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाया गया है 5.4 में। और इसमें क्या क्या है, सबसे पहले किस चीज का, गैस का परत है, फिर तेल का परत है, इस तरह से अलग अलग लेयर हैं जो नीचे अभी हम लोग फोटो में समझ चुके हैं। अब हम लोग कौन सा चीज समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे ये वाला क्या है। पहले देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा गया है। जब भी ऐसा पीला पट्टी में कोई चीज दिया हुआ रहता है ना एनसीईआरटी में, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए उसको थोड़ा कलर उसका चेंज कर दिया जाता है। इसको देखो, विश्व का पहला तेल का कुआं, किसका बात चल रहा है, तेल के कुएं का। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था। जो सबसे पहले जो तेल निकालने का काम हुआ ना, वो कहाँ पे हुआ, पेंसिल्वेनिया में। कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया के अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, उल्टा मैं बोल रहा हूं ना, 1800 कितने में, 59 में हुआ, ठीक है। अमेरिका में एक जगह है पेंसिल्वेनिया नाम का, वहीं पे सबसे पहले ड्रिल किया गया मशीन के द्वारा, और ड्रिल करके वहां पे क्या किया गया, तेल के कुएं का निर्माण किया गया, ठीक है। 8 वर्ष बाद, और इसके किसके, जब पहली बार यहाँ पे कुआं बनाया गया उसके 8 वर्ष के बाद 1867 में आसाम, हमारे भारत में एक राज्य है आसाम, आसाम के माकूम नाम के स्थान पर तेल का पता चला। कितने में, 1867 ईस्वी में तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले तो आसाम में है, दूसरा कहाँ पे है, गुजरात में है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ के हैं। तीसरा कहाँ है, बॉम्बे में है, बॉम्बे हाई में है। और कहाँ पे, गोदावरी तथा कृष्णा नदी जो है इसके बेसिन में, मतलब गोदावरी और कृष्णा नदी के अगल बगल की जो है बेसिन, तलछटी, वहां पे भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बताओ क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, ठीक है। अब तेल ना, ये वाला तेल मत समझ लेना, ठीक है, खाने वाला फॉर्चून वाला तेल, पेट्रोल केमिकल का बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीजल पेट्रोल वाले तेल का बात चल रहा है ना। चलो आगे समझो। पेट्रोलियम का परिष्करण,
देखो जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है ना, पेट्रोलियम में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, मतलब उनमें बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जिनको छांट छांट करके अलग किया जाता है। और पेट्रोलियम क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तेलों का समूह होता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का एक समूह होता है, तो उसको फिर परिष्करण करना पड़ता है और सबको अलग अलग छांट करके फिर अलग कर लिया जाता है। जैसे कि मिट्टी तेल को अलग कर दिया गया, डीजल को अलग कर दिया गया, पेट्रोल को अलग कर दिया गया, तो इन सबको अलग कर दिया जाता है। ये सब किस माध्यम से होते हैं, उनका क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम कैसा होता है, गहरे रंग का, ठीक है, उसका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, पेट्रोल को सूंघने पर बहुत खराब अजीब सा लगता है, ठीक है, तो इसकी गंध कैसी होती है, अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है ना। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। जो जो ये तेल होता है, ये विभिन्न प्रकार के चीजों का मिश्रण होता है। और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों मतलब प्रभाजों, अब प्रभांजों का मतलब क्या हुआ भाई, प्रभांजों का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जब उसका, जैसे मान लो ना, कभी अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्या करना, एक शीशा का बोतल ले लेना, एक शीशा का कप भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देना, एक चम्मच पेट्रोल डाल देना, ठीक है, एक चम्मच तेल डाल देना, ये वाला सब्जी बनाने वाला तेल डाल देना, ठीक है, रिफाइंड डाल देना, थोड़ा उसमें पानी डाल देना, ये सब को डाल करके, और उसके बाद थोड़ा सा उसको छोड़ देना शांत। तो देखोगे कि सब अलग अलग लेयर बना देता है, सब क्या करता है, अलग अलग लेयर पे व्यवस्थित हो जाता है। तो इस तरह से जो व्यवस्थित होने की जो घटना है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाज बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे वो व्यवस्थित हो जाता है ना। अब इसका क्या फायदा होता है, इसके बारे में अभी हम लोग इस फिगर में देख चुके हैं, आगे समझते हैं। चलो देखो, तो जो तेल होता है बड़े स्तर पे जो टैंकर्स वगैरह में आता है, ठीक है, तो जब फैक्ट्री से निकाला जाता है पेट्रोलियम को, तो वहां पे भी क्या होते हैं, सबको अलग अलग लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इनको पृथक करने का जो प्रक्रम है, ये जो किसको, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम में जो विभिन्न प्रभाज हैं, मतलब अनेक अनेक प्रकार के तेलों का, गैसों का, ठीक है, मोम का जो मिश्रण है, इसको अलग करने की जो प्रक्रिया है, पृथक करने का जो प्रक्रम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। और यह कहाँ पे संपादित किया जाता है, वह कौन सा स्थान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। अब देखो, जिन जिन चीजों से पेट्रोलियम मिलकर बना होता है ना, उसका एक सारणी बनाया गया है और इस सारणी में उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा जो पेट्रोलियम है उसका क्या उपयोग होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसका क्या उपयोग है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पेट्रोल, क्या है, हल्के वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है, जैसे मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। और देखो, जो कपड़ा जो धुलाई होती है ना, जिसको ड्राई वॉश हम लोग बोलते हैं, उसमें भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है ना। गाड़ी, मोटर गाड़ी वगैरह बनाने वाले को नहीं देखते हो, मैकेनिक क्या करते हैं, पार्ट्स को पेट्रोल में धोते हैं ना, तो ये भी काम है उसका। मिट्टी का तेल, इसका क्या करते हैं हम लोग, घर में स्टोव में जलाने के लिए उपयोग करते हैं। और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का हम लोग उपयोग करते हैं। ये सवाल ज्यादा पूछता है कि जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अगर वहां मिट्टी का तेल अगर दिया हुआ है ऑप्शन, तो उसको टिक कर देंगे। आगे चलिए, डीजल। डीजल से क्या होता है, भारी मोटर वाहन जितने भी है और विद्युत जनित ईंधन जो है, विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, स्नेहक तेल। स्नेहक मतलब जो चिकनाई उत्पन्न करे ना, जो क्या करे, चिकनाई उत्पन्न करे, तो स्नेहक तेल का किस में उपयोग होता है, स्नेहक बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। पैराफिन मोम का बात चल रहा है। पैराफिन मोम का, पैराफिन जो होता है ना, मोम की तरह होता है, ठीक है। जैसे दो तरह से मोम हम लोगों को प्राप्त होता है, एक तो पेट्रोलियम वाला मोम हमको प्राप्त होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते से भी मोम हम लोगों को मिलता है, ठीक है। जो नेचुरल वाला मोम है, ये इधर से जो मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से, ये बहुत महंगा होता है। तो जो पेट्रोलियम वाला मोम है, उससे क्या बनता है, मरहम। मरहम मतलब समझ रहे हो, जो हम लोगों के घाव पे लगाने के लिए जो ऑइंटमेंट बनता है ना, वो बनता है मरहम, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, मोमबत्ती बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा, वैसलीन बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। जो पेट्रोलियम जेली हम लोग लगाते हैं वैसलीन, वो किस चीज से बनता है, ये पैराफिन मोम से बनता है। आगे चलो, बिटुमेन का बात चल रहा है। अब बिटुमेन पढ़े थे ना पीछे, किसके जगह पे, कोल्टार के जगह पे किसका उपयोग हो रहा था, बिटुमेन का उपयोग हो रहा था। इससे क्या बनता है, पेंट बनता है और सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे हम लोग समझते हैं कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है इसमें।
अच्छे से आप लोगों को दिख पा रहा है? चलो देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जो पेट्रोलियम है हमारे पास और जो प्राकृतिक गैस है, इससे अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं पेट्रो रसायन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पेट्रो रसायन क्या है, तो आप उसका उत्तर लिखिएगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन सभी उत्पादों को सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनका उपयोग किसमें होता है? अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, मतलब कपड़ा धोने वाला जो सर्फ है उसको अपमार्जक बोला जाता है ना। रेसे मतलब पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन में भी इसको, पॉलीथीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए? प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जो नेचुरल गैस होता है ना, प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस मिलता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों मतलब यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, उसका उपयोग किसके निर्माण में होता है? यूरिया के निर्माण में किया जाता है। आगे कहता है, यूरिया समझ रहे हैं ना, जो खाद होता है, जो क्या होता है जब खेती बाड़ी होती है ना, तो उसमें यूरिया का उपयोग किया जाता है, उसको धान वगैरह में डाला जाता है। तो ये जो यूरिया कैसे प्राप्त होता है? जो प्राकृतिक गैस है उससे जो हाइड्रोजन गैस मिलता है उसका उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्या? कि पेट्रोलियम नहीं, निम्नलिखित में से किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे कि पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। अगर पेट्रोलियम ऑप्शन है तो ऐसे कर देंगे। और क्या कहेगा कि काला सोना क्या होता है? तो आप लिखिएगा कि अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो, हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ना है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। चूंकि ये क्या है, छोटे छोटे जीवों के मरने के कारण ये बनता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। अब चूंकि गैस है तो गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक पाइप के माध्यम से आसानी से ले जाया जा सकता है। अरे बात समझ में? प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। अब देखो क्या है, जो गैस है उनको बहुत कंप्रेस कर दिया जाता है, वो बहुत दबा दिया जाता है, ठूस ठूस के सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो क्या होता है, गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कि गैस को जब बहुत कंप्रेस कर दोगे ना बाबू, बहुत दबा दोगे, तो किस चीज में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा लिक्विड में। किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको दबा करके और क्या कर देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में जमा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, काम है कंटेनर में, और बाद में गाड़ी वगैरह में इसको उपयोग में लाया जाता है ना। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा प्राप्त होता है जब जलता है। तो अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। क्यों किया जाता है वाहनों में इसका उपयोग? क्योंकि ये क्या करता है, ये स्वच्छ गैस होता है। कैसा? साफ सुथरा ना, इसीलिए इसको कम प्रदूषण करता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, लिखा भी है आगे ना। चलो आगे देखो, सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। दिल्ली वगैरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, छोटे शहरों की मैं नहीं बात कर रहा हूं, बड़े शहरों में क्या है, पाइपलाइन के द्वारा सीएनजी का कनेक्शन डायरेक्ट दे दिया गया है घरों में। वहां पे मीटर लगा रहता है, आप जितना खाना बनाने का मर्जी है बनाइए, और महीना के अंत में जैसे इलेक्ट्रिक का बिल आता है, इसका भी बिल आपका आ जाएगा, और उसको लोग बिल पे करते हैं। यहां तक आप लोग बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्या है, प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइनों का जाल जो है बड़ोदरा मतलब गुजरात में, कहां पे? गुजरात की बात चल रही है ना, बड़ोदरा गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है ना। क्लियर है? आगे देखो, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों और औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। भारत में जो है प्राकृतिक गैस के बहुत विशाल भंडार हैं। हमारे देश में कहां कहां प्राकृतिक गैस मिलते हैं? देखो, हमारे गैस में त्रिपुरा में, कहां पे? त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस मिलते हैं। दूसरा राजस्थान में, तीसरा महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखो,
क्या कहता है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला में हम उतना उच्च ताप और उतना उच्च दाब उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में प्राकृतिक गैस नहीं बन सकता है। ठीक है, हम लोग आओ आगे समझते हैं क्या दिया है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं 5.4, इसमें बताया है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे पहले लग रहा है कुछ चीज छूट गया है, छूटा तो नहीं है, चलो कुछ भी नहीं छूटा है। चलो यहाँ देखो, कुछ प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, मतलब वो इतने कम मात्रा में है कि नजदीक भविष्य में वो खत्म हो जाएंगे, उनका दोहन हो जाएगा पूरी तरह से। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, हम लोग जानते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अब देखो, जो ईंधन बनता है, जो कोयला बनता है या पेट्रोल बनता है, इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, तो इसलिए प्रयोगशाला में इसको हम लोग इंस्टेंटली तुरंत नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। अब देखो, जिस रेशियो से, जिस दर से हम लोग इनको खर्च कर रहे हैं ना, कुछ 100 वर्षों के बाद ये धरती से समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, और जब ये ईंधन जलते हैं, चूंकि ये कार्बन है, इसमें कार्बन होता है, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के जहरीले गैस इससे निकलते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, जो बहुत जरूरी हो, तभी हम लोगों को इन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को साइकिलिंग पे जोर देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उस वहाँ के लोग साइकिल से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो छोटी दूरी हम लोगों को साइकिल से तय करना चाहिए, पैदल तय करना चाहिए। बड़ी दूरी पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, अपने प्राइवेट वाहन के उपयोग से बचना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये ईंधन जलते हैं तो इनके जलने से वायु प्रदूषण का भी होता है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है भाई, देखो क्या होता है कि जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है कि जो ऊपर से सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है ना, तो रात के समय वो रेडिएट होकर फिर से किधर जाता है, आकाश की ओर जाता है। तो उस धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एक चादर की, शील्ड की तरह संरचना का निर्माण करता है, जो रेडिएशन है, जो ताप है उसमें, उसको आकाश की तरफ नहीं जाने देता है, तो धरती धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और जो धरती गर्म होगा तो क्या होगा कि जो दोनों तरफ पोलर आइस कैप्स हैं, जो मतलब बर्फ का शिला है, वो पिघलेगा और समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे के जितने भी अगल बगल के शहर हैं वो सब डूब जाएंगे इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसका जितना ही हम लोग कम उपयोग करेंगे, किसका, पेट्रोलियम रसायन का, पेट्रोलियम केमिकल्स का जितना हम लोग कम उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, विश्व उष्णन वगैरह से हम लोग बच सकते हैं। डीजल पेट्रोल वगैरह का हम लोगों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत में एक संघ है जिसका नाम है पिकरा। क्या नाम है इसका, पिकरा, PCRA ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेट्रोलियम संरक्षण, ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये अनुसंधान संघ, क्या नाम है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये क्या करता है भाई, इसका क्या काम है, ये करता है, लोगों को सलाह देता है। जैसे अभी हम आप लोगों को सलाह दे रहे थे ना, उसे लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाया जा सकता है। आजकल देखते हो ना, टीवी पे चलता है, प्रचार चलता है कि जिस समय आप पहुंचते हैं, रेड लाइट जब जल रहा हो तो वहाँ पे गाड़ी का स्विच ऑफ कर दे। तो इस तरह का सलाह देता है। कहा, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। हम लोगों को गाड़ी पे देखते हो ना, गाड़ी पे ग्रीन कलर का बना रहता है ना सिग्नल, हरा वाला, तो वहीं पे चलाना चाहिए। गाड़ी वहाँ पे सेफ भी रहता है और मैक्सिमम माइलेज देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को गाड़ी 30, 40, 50 तक ही चलाना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। अर्जेंट हो तो कभी कभी चला सकते हैं, लेकिन बाइक रेस लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब, मतलब टायर में हवा हमेशा चेक कराते रहना चाहिए कि प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं हवा। हवा कम रहेगा तो गाड़ी कम माइलेज देती है। ठीक है, गाड़ी का नियमित रख रखाव और गाड़ी का हमेशा सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई है इस चैप्टर के अंतर्गत। आपका चैप्टर खत्म हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और पुष्पेंद्र सर के क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जब भी आगे क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा, दूसरे बच्चे भी इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।